देश में रामनवमी के जुलूस पर कई राज्यों में पथराव किया गया, घेर कर षड्यंत्र करके हमले किए गए। और इतना ही नहीं, फिर हनुमान जन्मोत्सव पर भी इसी तरह के हमले कई राज्यों में हुए, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली में बाकायदा इसी तरह के हमले हुए, जिसमें गोली तक चली और एक पुलिस के इंस्पेक्टर को गोली लगी, जिसमें वो गंभीर अवस्था में घायल हुआ। घटना के पीछे जब दिल्ली की जांच हुई तो पता चला कि दिल्ली में जिन लोगों ने हनुमान जन्मोत्सव की जो यात्रा थी उस पर हमला किया, उसमें अधिकांश लोग बांग्लादेशी घुसपैठी थे, रोहिंग्या थे। इसी तरह की रिपोर्ट गुजरात से आई। गुजरात सरकार की जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को आई है, उसमें भी ये बताया गया कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया और उस षड्यंत्र के तहत जो यात्रा थी हनुमान जन्मोत्सव की, उसके एक दिन पहले मस्जिदों में लोगों को बाहर से बुलाकर ठहराया गया, उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई और इस पर हमला करने वालों को पैसे भी दिए गए, जिस पैसे की फंडिंग विदेश से की गई। ये सब चीजें जब खुलासा हो रहा है तो इसमें एंगल जुड़ता जा रहा है। सभी जगह एक बात कॉमन है, वो है बांग्लादेशी घुसपैठिए। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, आखिरकार इनको इतनी आजादी है क्योंकि इनका घर बार कहीं बनाते नहीं, पन्नी का घर बना दिया, झुग्गी बना ली और यहां से शिफ्ट हो गए कहीं, कहीं से शिफ्ट हो गए कहीं। और दिल्ली में आपको याद होगा जब 2020 के दंगे हुए थे, पूरी दिल्ली जलाई गई थी। अंकित शर्मा नाम के एक आईबी के ऑफिसर को मार दिया गया था, पुलिस के एक आईपीएस अधिकारी को गंभीर रूप से घायल किया गया था, करोड़ों की संपत्ति जलाकर राख कर दी गई थी। उस समय भी यह एंगल सामने आया था दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में कि कुछ लोग बाहर से दंगा करने आए थे। अब ये बाहर से आने वाले कौन हैं? ये बांग्लादेशी हैं जो घुसपैठिए हैं, जिनकी संख्या इस देश में 2 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है कि ये यहां सबसे ज्यादा संख्या में पश्चिम बंगाल में रहते हैं। उसके अलावा ये भारत के अन्य राज्यों में भी रह रहे हैं, जिसमें दिल्ली में बड़ी संख्या में ये रह रहे हैं। आखिरकार जब तक इनका इलाज नहीं होगा तब तक ये दंगे रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इस देश में ये लोग ये चाहते हैं कि जहां भी रहें वहां ये दंगों में शामिल होते हैं पैसों की वजह से। पैसा और कट्टरता इतनी है कि इनके घरों में हथियार होते हैं, ये हमला कर गुजरते हैं, छोटी मोटी घटनाओं को भी हिंसा को अंजाम देते हैं। चैन छीन लेना, मोबाइल छीन लेना, इनके लड़के इस काम को करते हैं। महिलाएं इनकी गली में कूड़ा बीनती घूमती हैं, लेकिन मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दे देते हैं। इस तरह से इनके बच्चे, महिला, बुजुर्ग सब हिंसा में शामिल होते हैं। तो दिल्ली दंगों के बाद से यह सवाल उठ रहा था कि इस देश में जब एनआरसी लागू हो चुकी है, तो यह प्रस्ताव पास हो चुका है, बिल पास हो चुका है, मोदी सरकार ने इसको पास कर दिया है, तो यह देश में लागू कब होगा? आपको बता दूं कि ये जो एनआरसी है अभी तक केवल असम राज्य में लागू है। और असम में आपको बता दूं 2003-2004 में संशोधित नागरिक अधिनियम 1955 ये बनाया गया था और पहली बार ये हमारे देश में नेशनल रजिस्टर जो है, जिसको भारतीय नागरिकों का रजिस्टर कहा जाता है, ये 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी और उसी समय रजिस्टर बना था, नेशनल सिटीजन रजिस्टर तैयार किया गया था। दुनिया के हर देश में यह रजिस्टर तैयार है कि कोई भी उनका नागरिक है, उस रजिस्टर में उसका नाम ऐड होता है। बच्चा परिवार में पैदा हुआ, ऑटोमेटिक उसमें नाम वो ऐड होगा। ये जरूरी है, हर देश के पास उनके नागरिकों की जानकारी होती है, होनी चाहिए। हम किसी भी देश में जाएंगे, हम पासपोर्ट वीजा लेके जाएंगे, अगर हम घूमने के लिए गए हैं तो कितने दिन घूमेंगे, कहां रुकेंगे, पूरी जानकारी होती है। और अगर हमारी अवधि खत्म हो गई वीजा की तो गिरफ्तारी का प्रावधान है, कड़ी सजा की जाती है। लेकिन भारत के अंदर ये घुसपैठिए आते हैं और इनको सारी सुविधा यहां के नेता लोग प्रोवाइड कराते हैं, राजनीतिक दल इनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा गिरोह इस काम में लगा हुआ है, जिसमें करोड़ों रुपए कमाकर वो यहां अपराध करते हैं और गैंग चलाते हैं इसी तरह का कि घुसपैठ कराना, उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करना, उनका आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, सारा कुछ ये फर्जीवाड़ा चलता है और इस फर्जीवाड़े में गिरोह लगे हुए हैं। तो सवाल ये उठ रहा था कि दिल्ली दंगों से जब ये चीज सामने आई
कि रोहिंग्या और इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ है, और खुलेआम देश की राजधानी में ये इस तरह से रह रहे हैं कि पुलिस भी इनकी बस्ती में घुस नहीं सकती। कई बार किसी अपराधी को पुलिस पकड़ने गई तो ये पुलिस पे भी हमला कर देते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर जो ये दिल्ली जहांगीरपुरी में हमला हुआ, ये भी ठीक इसी तरह था कि वो शांतिपूर्वक अपना वहां से यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन इनको बिल्कुल भी सहन नहीं है कि इनकी बस्ती में कोई हिंदू कैसे आ गया, और इसलिए इन्होंने, महिलाओं ने बाकायदा एसिड बम चलाए, महिलाओं ने बाकायदा पेट्रोल बम चलाए, महिला और बच्चों को आगे करके इन्होंने हमला किया। तो सवाल ये उठ रहा था कि इनका इलाज क्या है, तो इनका इलाज है एनआरसी। एनआरसी हमारे देश का और दुनिया का, जितने भी देश हैं सबका एक कानून है, और उस कानून के तहत कड़े प्रावधान हैं। जैसा मैंने कहा, असम में ये लागू है, और असम सरकार ने जब ये हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बने उसके पहले ही इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, वहां रजिस्टर में एंट्री करना शुरू कर दी थी, क्योंकि जो असम है उसका एक बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है और घुसपैठ वहां बहुत बड़ी समस्या है। 1971 का जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में, पाकिस्तान के युद्ध के समय बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठिए भारत में घुसपैठ करके आ गए थे। उस समय की कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उनको मानवता के आधार पर उन घुसपैठियों को यहां बसने दिया गया, जबकि उसी समय उनको वापसी कराना था। आधार उनका रखा गया कि चलो भाई ये विस्थापित होके आए हैं, वहां युद्ध हो गया है, रहने देते हैं। लेकिन आज ये घुसपैठिए देश के लिए नासूर बने हुए हैं। ये जहां भी हैं वहां ये दंगा करते हैं, ये जहां भी हैं देश के संसाधनों पर लूट करते हैं, ये जहां भी रहते हैं वहां ये गंदगी फैलाते हैं, और इसलिए ये अब जिस तरह के अपराध कर रहे हैं, भारत के अंदर जिस तरह से यात्राओं पे हमला हुआ, ये माना जा रहा है कि इन घुसपैठियों को बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोदी सरकार 2014 में जब से आई, इन्होंने इसके लिए योजना बनाई, और योजना बनाकर बाकायदा एनआरसी के लिए एक बिल पास किया, अमेंडमेंट बिल किया, और उसमें यह प्रावधान किया जो असम में लागू है कि 25 मार्च 1971 के पहले जो भी कोई यहां बांग्लादेशी या कोई था उसको यहां की नागरिकता दी जाएगी, उसके बाद के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, यानी इस रजिस्टर में उनका नाम शामिल नहीं होगा। अब जिन लोगों का एनआरसी, यानी जो हमारे देश का राष्ट्रीय रजिस्टर है, भारतीय नागरिकों का रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, तो ये जो जिनका इस रजिस्टर में नाम है, मान लीजिए मैं हूं, मेरे दादा परदादा इसी देश में रहते आए हैं, तो मेरा नाम उस रजिस्टर में ऐड होगा, और जिनका नहीं होगा, जो घुसपैठ करके आए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, 10 साल 5 साल पहले उन्होंने घुसपैठ की है, इनका नाम इस रजिस्टर में नहीं डाला जाएगा। और जिनका नाम इस रजिस्टर में नहीं होगा, बेशक उनको यहां से बांग्लादेश वापस ना भेजा जाए, लेकिन वो भारत में रहेंगे, तो उनके ऊपर क्या क्या रूल लगेगा। एक तो ये रहेगा कि वो किसी भी देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे, वो बांग्लादेश के नागरिक नहीं है, वो भारत में अवैध रूप से आए हैं, लेकिन भारत की नागरिकता भी उनको नहीं दी जाएगी, भारत के नागरिक वो नहीं कहलाएंगे। जिनका भी इस एनआरसी के रजिस्टर, मतलब जो नेशनल रजिस्टर है, इसमें जिनका नाम नहीं होगा, भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। इसी तरह उनको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। सरकारी सुविधा में आप देखते हैं कि जो अस्पताल हैं सरकार के, उसमें इलाज मिलता है फ्री, वो भारत के नागरिकों के लिए है। जिनका इस रजिस्टर में नाम नहीं होगा, उनको वहां सरकार फ्री में इलाज नहीं देगी, सरकारी अस्पताल में वो पर्ची बनाकर फ्री दवाई इलाज नहीं करा सकेंगे। इसी तरह से मतदान का उनको अधिकार नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिनका नाम नेशनल रजिस्टर में होगा, केवल वोटर लिस्ट में उन्हीं का नाम होगा, और दोनों को लिंक कर दिया जाएगा, वोट डालने का अधिकार इन लोगों को नहीं होगा। इसी तरह कल्याणकारी जो योजना है देश में, वो इनको नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ जगह देखने में आया कि जो दंगाई थे और वो घुसपैठिए थे, वो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान लिए हुए हैं, वो किसान बनकर किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहे हैं, महिलाएं वो गैस का चूल्हा ले रही हैं, और हर महीने मिलने वाला महीने में 2 बार राशन वो भी ये लोग ले रहे हैं। तो अब अगर
ये रजिस्टर में नाम इनका नहीं होगा तो बांग्लादेशी घुसपैठी जो भी होंगे उनको कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा किसी भी योजना का। और ये जो है और सबसे बड़ी बात, ये अगर यहां भारत में रह रहे हैं और इन्होंने कोई खेत खरीदे हैं, कोई प्लॉट खरीदा है, कोई मकान बना लिया है, कोई दुकान है, प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, उस प्रॉपर्टी पर इनका कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि रजिस्टर में जिसका नाम नहीं है वो भारत का नागरिक नहीं है, और जो भारत का नागरिक नहीं है उसकी भारत की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। तो इतने सख्त नियम हैं और ये कहा जा रहा है कि इसको तत्काल लागू पूरे देश में किया जाए। और आपको बता दूं, जो सूत्र हैं मेरे वो ये बताते हैं कि मोदी सरकार इस एनआरसी को लागू करने का प्लान बना चुकी है। ये तो कोविड का टाइम चल गया था पीछे, इसलिए इसको डिले कर दिया गया। और जिस तरह से ये सब हुजूम इकट्ठा होकर पूरे देश में दंगा कर रहे हैं, ये केवल एक प्रयोग किया जा रहा है ताकि सरकार को, केंद्र सरकार को ये धमका सकें, डरा सकें, ब्लैकमेल कर सकें कि यदि आपने ऐसा कुछ किया तो हम सब इकट्ठे हैं। दिल्ली दंगों को लेकर जैसे हमने देखा कि रोहिंग्या का एंगल सामने आया, जैसे ही अमित शाह का बुलडोजर इन बस्तियों पर चलाने के लिए सुबह सुबह पूरी फोर्स के साथ पहुंचा और यह तय हुआ कि ये जो अवैध रूप से पार्क के अंदर कब्जा करके बांग्लादेशी घुसपैठी रह रहे हैं, इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, यानी इनकी झुग्गी तोड़ी जाएंगी। हमने तुरंत देखा कि आप देखिए कांग्रेस एक्टिव हो गई तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गई, और इधर कम्युनिस्ट वृंदा करात वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के ऑर्डर लेके आ गई। मतलब पूरा विपक्ष एक्टिव हो गया। विपक्ष नहीं चाहता कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां से बाहर जाएं, क्योंकि ये इनका वोट बैंक है और ये दंगा कराने में मास्टर हैं, जिससे कि दंगे के सहारे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह को, दिल्ली पुलिस को और देश में जहां जहां भाजपा का शासन है उन सब के विरुद्ध एक नैरेटिव चला सकें। तो इसलिए बहुत साजिश में ये लोग काम करते हैं। थोड़े से पैसे के लिए ये कहीं रैली में चले जाएंगे, थोड़े से पैसे के लिए ये धरने में शाहीन बाग में बैठ जाएंगे, थोड़े से पैसे के लिए ये पत्थरबाजी कर देंगे, जेल भी चले जाएंगे। तो ये जो है इनका टूल है विपक्ष का, और इसलिए ये इसको बाहर नहीं जाने देना चाहते। ये दिल्ली दंगों से साबित हो गया है, जिस तरह से विपक्ष इनकी मदद में खड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है जहां आम आदमी का पहुंचना बिल्कुल असंभव है। तो ये देश के लिए एक आश्चर्य है, लेकिन अब इसको तत्काल केंद्र सरकार लागू करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अमित शाह जी तत्काल इस पे कोई फैसला लेने वाले हैं, और इसी की आहट विपक्ष को जब हुई है तो विपक्ष बौखलाहट में इस तरह से खुलकर सामने खड़ा हो गया है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के पक्ष में, और सुप्रीम कोर्ट तक में भी इनके पक्ष में जाने को ये तैयार हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला ये केंद्र सरकार करेगी तो हमारे देश की समस्या हल हो जाएगी। 3 करोड़ 2 से 3 करोड़ के बीच ये संख्या है, और 3 करोड़ संख्या अगर हमारा हक मारकर राशन गरीबों का खा रही है, सरकारी सुविधाएं ले रही है, तो ये हमारे देश के ऊपर बोझ बना हुआ है। इस बोझ को तत्काल हटाने की आवश्यकता है। वंदे मातरम।